प्यारे बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको भक्ति काल की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां समझाई थी। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियां समझाने जा रही हूँ। प्रायः प्रत्येक काल का साहित्यकार अपनी युगीन परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता है। भक्तिकालीन युग में भी अधिकांश कवियों, साहित्यकारों आदि ने अपनी रचनाओं में अपनी युगीन परिस्थितियों का थोड़ा बहुत चित्रांकन अवश्य किया है, क्योंकि इस काल में समूचे भारत में भक्ति आंदोलन की लहर चल रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में इस काल के अधिकांश कवियों ने अपने धर्म, संप्रदाय आदि के अनुरूप ही ग्रंथों की रचना की। इस युग में जहां एक ओर फारसी भाषा राजकाज के रूप में प्रचलित थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय साहित्यकारों, रचनाकारों, कवियों ने जनभाषा में ही अपनी साहित्यिक कृतियों की रचना की। इस युग में एक ओर सूरदास, नंददास जैसे कवि भी हुए, जिन्होंने ब्रज भाषा को अपने काव्य अभिव्यक्ति का आधार बनाया, तो दूसरी ओर तुलसीदास, नाभादास जैसे कवि भी हुए, जिन्होंने अवधी भाषा में साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। जहाँ तक इस युग के हिंदी साहित्य का प्रश्न है, तो इस युग के हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से 4 प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। इस काल में एक और संत कवियों ने ऐसे काव्य की रचना की जिसमें निर्गुण ईश्वर की आराधना की गई, जिसमें जीवन के सत्य, एकेश्वरवाद, धार्मिक पाखंडों का विरोध, मानवतावादी दृष्टिकोण को आधार बनाया गया। ऐसे संत कवियों में कबीरदास, गुरु नानक दास देव, रैदास आदि का नाम आता है। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति प्रेमाख्यान प्रवृत्ति या सूफी काव्य भी कहा जाता है। ऐसे प्रेमाख्यान काव्य में अनेक सूफी कवियों व हिंदू कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान ने इस प्रेमाख्यान काव्य को मसनवी शैली पर आधारित माना है। प्रेमाख्यान काव्य पर मसनवी काव्य के अनेक लक्षण, जैसे कि पूरे काव्य का एक छंद में लिखा जाना, कथा का सर्गों या अध्यायों में विभक्त न करना, नहीं मिलते हैं, ऐसा उनके काव्य में देखने को मिलता है। अधिकांश प्रेम आख्यान काव्य ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है और इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबुन आदि मुसलमान थे, जिन्होंने जन भाषा को प्रयोग कर अपनी कीर्ति को अमर बनाया है। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की अन्य 2 प्रमुख प्रवृत्तियों में राम काव्य व कृष्ण काव्य भी आता है। इस युग में सूरदास, नंददास जैसे कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी लीलाओं का यशोगान किया है, तो दूसरी ओर तुलसीदास, ईश्वरदास, केशवदास आदि ने श्री राम को अपना आराध्य मानकर अपनी रचनाओं में उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। अर्थात कृष्ण काव्य में महाकवि सूरदास और राम काव्य में महाकवि तुलसीदास ने जो साहित्य रचा है, वह न केवल हिंदी साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा को और तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के बल पर अवधी भाषा को जन भाषा के स्तर से उठाकर साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया है। इस युग में मीराबाई, रहीम, रसखान आदि जैसे कवि भी हुए, जिन्होंने संप्रदाय निरपेक्ष रहकर अपनी भावनाओं के अनुरूप काव्य रचना की। इस युग में एक और प्रबंधात्मक काव्य ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, प्रद्युम्न चरित, सत्यवती कथा आदि की भी रचना हुई, तो दूसरी ओर मुक्तक काव्य जैसे सूरसागर, विनय पत्रिका आदि की भी रचना हुई। इस युग का अधिकांश हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के अनुरूप रस, छंद, अलंकार आदि से युक्त है। इस युग में संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य और सूफी काव्य के अतिरिक्त चरित्र काव्य जैन कवियों द्वारा लिखे गए नीति काव्य, वीर काव्य की भी रचना हुई। भक्ति काल के अंतिम पड़ाव के आसपास केशवदास ने कवि प्रिया व रसिक प्रिया की रचना करके हिंदी भाषा में लक्षण ग्रंथों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। अर्थात अगर मैं आपको साहित्यिक परिस्थितियों का सारांश रूप में बताना चाहूँ, तो आप इसको इस तरह से समझेंगे कि भक्ति काल के कवि भी उस काल की युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने साहित्य रचना की है, क्योंकि
जहाँ समूचे भारत में भक्ति आंदोलन की लहर चल रही थी, वहाँ सभी अधिकांश कवि अपने अपने धर्म और संप्रदाय के अनुरूप ग्रंथों की रचना कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि जहाँ एक और फारसी भाषा राजकाज की भाषा थी, परंतु दूसरी ओर साहित्यकार कवि जन भाषा में भी अपनी साहित्यिक रचना करने का काम कर रहे थे। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि इस काल में मुख्य रूप से 4 काव्य धाराएं विकसित हुई: संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास थे, जिनमें कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास प्रमुख हुए, जिन्होंने जीवन के सत्य, एकेश्वरवाद, धार्मिक पाखंडवादी का विरोध और मानवतावादी दृष्टिकोण को आधार मानकर काव्य लिखा। दूसरी ओर सूफी कवि जिनके काव्य को प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है या रोमांसिक काव्य धारा भी जिनको नाम दिया जाता है, सूफी कवियों का काव्य मसनवी शैली पर आधारित था और इन्होंने अपने काव्यों में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। अन्य कवियों में मुल्ला दाऊद कुतुबुन आदि का नाम आता है। इन्होंने जनभाषा का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को अमर बना दिया है। और भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति राम काव्य धारा थी, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। और चौथी काव्य वृत्ति कृष्ण काव्य धारा थी, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास नंददास थे। तो इस प्रकार से इन सभी भक्त कवियों ने अपने अपने धर्म और संप्रदायों के अनुसार और अपने के अनुसार काव्य रचना की। अर्थात इस काल में जहाँ एक और ब्रज भाषा में सूरदास जैसे कवियों द्वारा साहित्य रचना की गई, वहीं तुलसीदास ने अवधी भाषा को जनभाषा का आधार से उठाकर साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया। और इस काल में इन 4 काव्य धाराओं के साथ साथ काव्य लिखने के अनेक रूप भी विकसित हुए। इस काल में प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस एक अमर कीर्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और दूसरी ओर मुक्तक काव्य सूरसागर सारविनय पत्रिका की रचना हुई। सूरसागर रचना भी सूरदास की कीर्ति का आधार स्तंभ मानी जाती है। और इसके अलावा इस काल में जैन कवियों द्वारा चरित्र काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य भी लिखे गए। और भक्ति काल के अंतिम पड़ाव में तो केशवदास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना करके लक्षण ग्रंथों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति काल में साहित्यिक परिस्थितियों का सर्वोत्तम विकास हुआ और साहित्यिक रूप से यह काल हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो ये साहित्यिक परिस्थितियां वाला क्वेश्चन करवाया है, इस पॉइंट को आप 5 नंबर के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। और जब आपसे भक्ति काल की परिस्थितियां क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाएगा, तब जैसे मैंने जो आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैंने आपको राजनीतिक परिस्थितियाँ पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको सामाजिक और सांस्कृतिक पढ़ाई थी, और आज मैंने आपको साहित्यिक परिस्थितियाँ पढ़ाई हैं। तो इन चारों पॉइंटों को मिलाकर आप 8 नंबर के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप इस क्वेश्चन की वीडियो को सुनकर, ध्यानपूर्वक सुनकर, अब अपना नोटबुक में नोट बना लेंगे और इसको लर्न करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट अवश्य लिखें, कि जैसे आप लिखेंगे कि वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया, नाइस इन्फॉर्मेशन या नाइस वीडियो, ऐसे कमेंट्स लिखेंगे, अपनी अटेंडेंस भी वही दे देंगे। और यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट क्वेरी डाल सकते हैं। और आपसे दूसरा अनुरोध मैं ये करती हूँ कि अभी तक बहुत सारी लड़कियों ने वीडियो को देख लिया है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा।